जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में इतिहास के सेक्शन में समाजवाद और साम्यवाद को समझ रहे थे और समाजवाद और साम्यवाद को समझने के क्रम में हमने पिछले वीडियो सीरीज में बोल्शेविक क्रांति को ख़त्म कर लिया था। बोल्शेविक क्रांति में लास्ट में हमने यह देखा था कि बोल्शेविक क्रांति में विदेश मंत्री कौन बन जाता है, ट्रॉट्स्की, और बोल्शेविक के हाथ में, बोल्शेविक जो था वो किसके हाथ में आ जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन बन जाता है, लेनिन बन जाता है। जब लेनिन बन जाता है तो हम लोग यह देखते हैं कि विश्व में पहली बार सत्ता जो है सर्वहरा वर्ग के हाथ में आ जाती है। सर्वहरा वर्ग कहने का मतलब वह वर्ग, मजदूर का वर्ग, श्रमिक का वर्ग, उसी को हम सर्वहरा वर्ग कहते हैं। उसके बाद हम बोले थे कि क्या क्या हुआ बोल्शेविक क्रांति में, कौन कौन सी नीति लाई गई, कैसे कैसे लेनिन अपना प्रादुर्भाव को जमाया, किस प्रकार लेनिन काम किया, उस चीज को आज हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक संधि होती है। क्या होती है? सर्वप्रथम ब्रेस्ट-लिटव्स्क, क्या चीज? ब्रेस्ट-लिटव्स्क का संधि होता है। क्या होता है? ब्रेस्ट-लिटव्स्क का संधि होता है। किसके साथ होता है? जर्मनी के साथ होता है। किसके साथ होता है? एक संधि होती है जिसे हम ब्रेस्ट-लिटव्स्क की संधि कहते हैं। वो संधि जर्मनी के साथ हुई थी और वो संधि में जर्मनी के साथ जब संधि हुई तो जर्मनी से सहायता मांगा, सैन्य सहायता मांगा कि आप मेरा सैन्य समर्थन करेंगे। किसको बोला? जर्मनी को बोला। कौन बोला? रूस बोला। अब देखिए, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम आपका सहायता लेना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ आपको देंगे। तो ठीक उसी प्रकार देने में 1/4 भूभाग जो है रूस को गंवाना पड़ा था। कितना भाग? 1/4 भाग अपना रूस को गंवाना पड़ा था। लेनिन जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। कब हो जाता है बाहर? लेनिन जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। अब भैया बोलिएगा कि रूस तो अच्छा भूमिका अपना निभा रहा था विश्व युद्ध में, फिर बाहर क्यों हो जाता है? बाहर होने का वो सबसे बड़ा कारण यह था कि लेनिन जो था बहुत अच्छा समाजवादी विचार का लोग था। वो चाहता था कि मेरा राष्ट्र, मेरा देश जो है पहले एक हो जाए तब तो हम ये विश्व युद्ध लड़ें। तो ठीक उसी प्रकार वो विश्व युद्ध से इसलिए बाहर होता है क्योंकि पहले चाहता है कि हम आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दें, मतलब उसके अंदर जो उसके घर के अंदर, उसके राष्ट्र के अंदर जो आंतरिक समस्या उथल फथल है उसके ऊपर ध्यान दे। तो ठीक उसके ऊपर वो ध्यान देता है और रूस में गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। वहां विश्व युद्ध जो चलिए रहा था और रूस के अंदर में एक गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें कि कौन कौन? यूएसए, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस का हस्तक्षेप था। इस रूस को मारने में कौन सबसे ज्यादा? रूस को मारने कौन कौन आया? यूएसए आया, जापान आया, ब्रिटेन आया, फ्रांस का हस्तक्षेप, बट फ्रांस भी आया। और सब मिलके किस पे ऊपर? सोवियत रूस के ऊपर आक्रमण करता है। सब मिलके किसके ऊपर आक्रमण करता है? सोवियत रूस के ऊपर आक्रमण करता है। और ट्रॉट्स्की जो विदेश मंत्री था वो अपना कुशल नेतृत्व, कुशल विदेश मंत्री होने का, कुशल कूटनीतिज्ञ होने का एक अपना प्रचार देता है। अब प्रचार देने का मतलब अपना प्रचार प्रसार इस प्रकार करता है कि वो अकेले आदमी एक विशाल लाल सेना का गठन करता है और ये विशाल लाल सेना जो है अकेले इतना सारा देश को देखने के लिए तैयार हो जाता है। एक अकेला सेना जो है इतने सारे देशों की सेना के साथ अकेले मुकाबला कर रहा था, वो विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में। और आंतरिक मामला को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन को बनाया गया। किसको? विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए। अब देखिए, पहले रूस में एगो चेका नामक पुलिस संगठन को बनाया गया। किसको बनाया? चेका नामक पुलिस संगठन को। अब पुलिस संगठन को लाल सेना जो था, लाल सेना को विद्रोही घोषित कर देता था। क्यों? क्योंकि विद्रोह बात बात पर कर देता था। क्योंकि हम चाहते थे कि हम समाजवाद की स्थापना हो मेरे राष्ट्र में। और वही लाल सेना के सैनिकों को, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसके द्वारा? चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन के द्वारा। 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस अपना नया संविधान बनाता है। मीन्स समझिए कि 1918 में सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि समाजवादी शासन कहां पर स्थापना हुआ तो सबसे पहले बोलिएगा रूस में हुआ। और वही रूस अपना सबसे पहले संविधान बनाकर तैयार करता है। क्या करता है? संविधान बना लेता है। और संविधान जब बन जाता है तो संविधान बनने के बाद रूस का नया नाम रखाता है सोवियत समाजवाद गणराज्य का समूह, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवरिन रिपब्लिक ऑफ रसिया। क्या बोला जाता है? यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवरिन रिपब्लिक ऑफ रसिया कहा जाता है। किसे? सोवियत समाजवाद गणराज्य के समूह को। अब इसका नाम सोवियत क्यों पड़ा भैया? सोवियत क्यों था? पहले से भी हम पढ़ते आ रहे थे कि सोवियत रूस, सोवियत रूस। सोवियत इसलिए रखा गया क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जो है
सोवियत नामक एक स्थानीय समिति की गठन की गई थी। कौन सी समिति की? स्थानीय समिति की गठन की गई थी, एक समिति बनाई गई थी। वह समिति हर एक साल या हर एक महीना, हर एक 6 महीना पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। क्या करता था? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता था वो समिति कि हम लोग जो है समाजवाद में कितना आगे पहुंच चुके हैं, कितना नीचे है। ठीक उसी रिपोर्ट के अनुसार रूस का नाम सोवियत रूस के नाम से हम लोग पहले से पढ़ रहे थे, और उसके बाद जब संविधान लागू हुआ रूस में तो उसका नाम क्या रखा गया? यूएसएसआर रखा गया। सभी सदस्य जो है मिलकर राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करता है। मतलब जितना भी सदस्य था, किसका? कि कहां का? जो ये समिति था, कहां का? स्थानीय समिति सोवियत का। सोवियत समिति जो बनाई गई थी, उस समिति का जितना भी सदस्य था सब मिलकर एक कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन बनाता है और उसी में सब जुड़ जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? कि समाजवाद की स्थापना करना, साम्यवाद की स्थापना करना, जो सर्वहारा वर्ग है उसकी स्थापना करना। लेनिन इस समिति का अध्यक्ष बना। किसका? कौन? सोवियत समिति का अध्यक्ष कौन बना? लेनिन बना। और लेनिन एक चीज और लाता है, अब संविधान तो बन गया, लेकिन भैया अब हम अगर नेता बनेंगे तो हमको चुनेगा कौन? कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक पार्टी तो बनना चाहिए। तो लेनिन जो है 18 वर्ष से जितना भी अधिक उम्र, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के उम्र वाले को, व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है। अब वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को देता है जो अपना श्रम से पैसा कमाता है। अपने श्रम से पैसा कमाता। अपने श्रम से पैसे कमाने का मतलब, अगर आप ईटा ढो रहे हैं तो आप अपना श्रम कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी ऑफिस जॉब भी कर रहे हैं तो अपना श्रम कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो काम कर रहा है वही सिर्फ वोट देगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही निकला ना, कि प्रत्यक्ष तौर पर कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि काम करने का अधिकार को क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। और उत्पादन पर पहले क्या होता था? उत्पादन पर निजी स्वामित्व था। निजी स्वामित्व करने का मतलब, अगर उत्पादन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र जो है, जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर शासन कर रहा है तो उसके हाथ में पहले सब कुछ था। उत्पादन जो है निजी स्वामित्व के हाथ में था। लेकिन ऐसा ना करके उद्योग पर मजदूरों का नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास किया गया था लेनिन के द्वारा। बोल्शेविक दल का नाम चेंज कर दिया गया, या बोल्शेविक दल को हटा दिया गया, उसके जगह पर साम्यवादी दल का गठन किया गया। बोल्शेविक दल जो था उसको हटा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। उसके जगह पर कौन सा दल का गठन किया गया? साम्यवादी दल का गठन किया गया। और लाल रंग का झंडा, क्या चीज? लाल रंग का झंडा, और झंडे में हसुआ और हाथी के साथ, किसके? हाथी बोल रहे, सॉरी, हाथी के साथ नहीं, लाल रंग का हसुआ और हथौड़े के साथ उस पर सुशोभित कर दिया वो झंडा पर, और उस झंडा को देश का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया। यहां तक कि देखिए संविधान बनाया गया, संविधान बनने के बाद उसका राष्ट्र ध्वज तक तैयार किया गया। यहां तक कि सफरेज मीन्स मताधिकार का भी प्रयोग दिया गया। यहां तक कि मताधिकार वही करेगा जो काम करे। कितना अच्छा नीति है। और वही नीति संवैधानिक अधिकार बन गया। कौन? काम करने का अधिकार। मीन्स वह व्यक्ति जो काम करेगा वही सिर्फ वोट देगा। अब जो है लेनिन यही एगो आदेश दे देता है। एक आदेश में यहाँ कुछ त्रुटि करता है कि बड़ा बड़ा भूस्वामी जो हम, जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा जमीन है, 10 बीघा, 20 बीघा, 50, 100, 150, 200 बीघा जमीन है मेरे पास, और उतना जमीन का जो है मेरा कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा किसमें बांट दिया जाएगा? किसानों के बीच बांट दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन देने लगा। अब भूस्वामी से नाराज तो जरूर होगा कि मेरा जमीन भैया आप उसको क्यों दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नीति को लाया गया। और इससे जो है पूंजीपति वर्ग जो है कहीं ना कहीं गुस्सा होता है और लेनिन का आलोचना करता है। किसका आलोचना करता है? लेनिन का आलोचना करता है। अब आलोचना करने का मतलब जानते हैं ना? आलोचना मतलब उसका बुराई करता है। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य सरकार का नियंत्रण था। क्योंकि अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का गठन कर रहे हैं, हम समाजवादी सत्ता का स्थापना कर रहे हैं, समाजवादी मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, मीन्स सब कुछ लोग का होगा, लोग के ऊपर नियंत्रण कोई नहीं करेगा, राष्ट्र के ऊपर नियंत्रण कोई नहीं करेगा। तो अगर हम समाजवादी सत्ता का स्थापना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको जो है राज्य सरकार का जो मैटर है उसको छोड़ देना चाहिए, और केंद्र सरकार का जो मैटर है वो अपना देखिए। राज्य सरकार पे आप हस्तक्षेप नहीं ना कर सकते हैं राज्य सरकार के मैटर पर। लेकिन लेनिन ने यह गलती की कि राज्य सरकार का मैटर, जो भूमि का मैटर था, उसके ऊपर वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। इससे लेनिन जवाब क्या देता है, और लेनिन का आलोचना भी होता है। लेनिन आलोचना के बाद जवाब क्या देता है, यह सुनिएगा कि वो बोलता है कि
किसान बहुमत में था। क्या था? किसान बहुमत में था, जबकि बोल्शेविक दल क्या था? अल्पमत। ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब यह हुआ कि वह इसलिए किसान को दे दिया जमीन क्योंकि किसान का पहले स्थिति दयनीय था। स्थिति दयनीय होने के कारण किसान का संख्या बहुत ज्यादा था। किसान के संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण मैंने जमीन किसान को दिया, वही बोल्शेविक दल को नहीं दिया, मीन्स समाजवादी साम्यवादी दल को नहीं दिया। और इस जो समस्या पूरा यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, ये समस्या को निपटारा के लिए वो युद्धरत साम्यवाद लागू किया। यहाँ से लेनिन का थोड़ा सा दिमाग में कुछ कीड़ा दौड़ने लगता है। एक युद्धरत साम्यवाद लागू करता है कि अब युद्ध के जरिए हम इस निपटारा करेंगे इस चीज को। और ठीक उसी प्रकार लेनिन जो है फैक्ट्री के तकनीक विदों पर नियंत्रण कर देता। फैक्ट्री में जितना भी तकनीक का जो संयंत्र यूज होता था, जो तकनीक यूज होता, उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया। अब फैक्ट्री का उसके ऊपर नियंत्रण किया तो टोटल उत्पाद उसके हाथ में हो गया, और यहीं पर वह निजी स्वामित्व को हटाया था और वहीं पर अपने हाथ में धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया। मजदूर का सहायता लेके, मजदूर तो समझता था कि लेनिन मेरे लिए मसीहा है, और उसी मसीहा का प्रयोग, वही मसीहा जो है मजदूरों का प्रयोग करके फैक्ट्री के उत्पादन पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। और जैसे फैक्ट्री के नियंत्रण किया और किसानों से बलपूर्वक अनाज का वसूली करने लगा। बोला ये किसान तुम हमको अनाज दोगे, और वही बलपूर्वक अनाज लेने लगा। 1920-21 का समय में क्या होने लगा कि उत्पादन स्तर गिर गया। उत्पादन स्तर गिरना लाजमी था। कहीं ना कहीं अगर हम आपके ऊपर शोषण करके सब कुछ ले लेंगे तो उत्पादन हम करेंगे क्यों? ये तो मेरा आ रहा है, सब सामान लेके जा रहा है, हम तो तुमसे घबराएंगे नहीं ना, क्योंकि तुम पहले ही से समाजवाद का स्थापना कर चुका है। अब हमको तुमसे घबराने का जरूरी नहीं, हम अगले बार तुमको हटा देंगे मताधिकार का प्रयोग करके। ठीक उसी प्रकार 1920-21 में उत्पादन का स्तर क्या हो जाता है? गिर जाता है। भूखमरी की स्थिति बनने लगती है। भूखमरी की स्थिति बनने लगती है क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेनिन का दिमाग फिर जाता है, लेनिन का दिमाग घूर जाता है। अब क्रांति विरोध नारे लगने लगे। किसके खिलाफ? लेनिन के खिलाफ। और लेनिन अपनी नीति में संशोधन करता है। वही संशोधन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नया आर्थिक नीति कहलाता है। एक नया आर्थिक नीति लाता है क्योंकि वो गलती जो कर दिया था इस इतना सा बोर्ड में, यहाँ से यहाँ तक जो गलती वो किया, वो गलती को वो सुधारना चाहता था। वो उसके मन में फिर से वो कीड़ा चला गया और वो चाहता था कि हम फिर से उस चीज की स्थापना करें। क्या करें? हम उस चीज की स्थापना करें, और वो नया आर्थिक नीति लाता है। हम जानते हैं कि लेनिन जो है स्वप्नदर्शी नहीं था, जो था प्रैक्टिकल व्यक्ति था, जो चाहता था कि समाजवादी का स्थापना हो, और एक कुशल राजनीतिज्ञ था, अच्छा राजनीति करने वाला व्यक्ति था। 1921 में ही नया आर्थिक नीति को लागू करता है। कब करता है? 1921 में करता है। अब पिछले अनुभव से यह सीख कर, यह अनुभव से यह सीखा यहाँ से यहाँ तक कि हम भैया व्यवहारिक अनुभव है, ये जो हम इसके ऊपर जो कठोरता नियंत्रण करना चाहते हैं, इससे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इससे लोगों के बीच में दबाव उत्पन्न होगी, असंतोष पैदा होगा। और उसी से सीख कर एक व्यवहारिक अनुभव अपनाया। अब उस आर्थिक नीति में क्या था भैया? कुछ प्रमुख बात आप बताइए। तो प्रमुख बात में सबसे पहला बात था कि किसान को अनाज के बदले आप एगो कर लेने लगा। आप हमको अनाज मत दीजिए, छोटा सा हमको कर दे दीजिए, हमको अपना सरकार चलाना है। सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरी है। इस चीज का हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं कि चलिए बढ़िया किया था ये नीति में कि वो जो है एक निश्चित कर लेने लगा। और निश्चित कर लेने के बाद जो बचा हुआ अनाज बचा, अनाज तो बच गया उसका, बचा हुआ अनाज पर वो मनचाहा इस्तेमाल जो करना चाहेगा किसान के हाथ में दे दिया गया। जमीन को बोला कि चलो जमीन हम राज्य सरकार के हाथ में ही छोड़ दिए, राज ही देखें, लेकिन व्यवहार में जमीन किसान का ही होगा। क्या होगा? जमीन किसाने का होगा, क्योंकि किसान की जनसंख्या बहुत अधिक थी। 20 से कम कर्मचारी, किसी भी उद्योग में अगर 20 से कम कर्मचारी भी हैं तो उनको भी जो है व्यक्तिगत रूप से क्या चलाना, उद्योग चलाने का अधिकार दे दिया गया कि आप भी जो है उद्योग चला सकते हैं। अगर आपके पास क्या हुआ, आपके पास मजदूर नहीं है, 20 से कम है भले कोई बात नहीं। पहले क्या किया था? 20 से कम जो कर्मचारी रहता था उसको उद्योग चलाने का अधिकार नहीं रहता था, लेकिन अब 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को भी व्यक्तिगत रूप से उद्योग चलाने की दे दी गई समर्थन। विदेशी पूंजी भले ही सीमित अपने राष्ट्र में लाया, लेकिन लाया और उसको आमंत्रित किया कि आप आइए मेरे देश में इन्वेस्ट करिए, मेरा देश इससे क्या होगा? विकास करेगा। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा जैसे LIC वगैरह होता है अभी, और व्यक्तिगत संपत्ति राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। मतलब राजकीय एजेंसी मतलब स्टेट एजेंसी के द्वारा
संपत्ति का बंटवारा मीन्स जैसे अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, संपत्ति का रजिस्टर्ड करवाएं, रजिस्ट्री करवाएं, तो उसी तरह एक राजकीय एजेंसी होता था, वहीं से जब संपत्ति का रजिस्ट्री वगैरह होता था और लास्ट में क्या किया गया, बैंक खोला गया। और यही सब था नया आर्थिक नीति, क्योंकि वो पिछले अनुभव से सीखकर जहाँ पर वो, इसलिए हम कहते हैं कि अब इंसान अपने ठोकरों से अनुभव सीखता है, जो फेल होता है वही आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाइएगा तभी सीखिएगा, नहीं, ऐसा ये कहने का मतलब नहीं हुआ। मतलब ठोकरों से इंसान सीखता है और वही सीखता नया आर्थिक नीति, वही सीखता नया आर्थिक नीति। आशा करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा, और आने वाला जो वीडियो लेक्चर होगा समाजवाद साम्यवाद का, वो लास्ट लेक्चर रहेगा हमारे समाजवाद और साम्यवाद का, जिसमें हम नया आर्थिक नीति के आगे पढ़ेंगे कि नया आर्थिक नीति लागू होने से उस राष्ट्र में, उस रूस में क्या होता है, और उसके बाद जो है रूस का क्रांति का प्रभाव क्या पड़ता है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।